हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर के पेपर 2 के यूनिट 10 की एक वीडियो में, जिसमें हम यूनिट 10 में एक सब टॉपिक है ऑर्गेनिक फूड एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। तो इसका एक हमने लेक्चर 1 पहले कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका लेक्चर 2 करेंगे, जिसमें हम आगे के और प्रश्नों को देखेंगे। और यह प्रश्न जितने भी मैं आपके लिए करा रहा हूँ, एक किसी न किसी राज्य सेवा परीक्षा में पहले पूछ लिए गए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है आपको ना अपना ज़्यादा दिमाग दौड़ाना है। आपको यह प्रश्न को सीधा का सीधा रट लेना है, क्योंकि आपको पता है कि MBPSC जो अपना क्वेश्चन पेपर बनाता है तो उसमें उसके प्रश्न भी होते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न वो अन्य लोक सेवा आयोग या और बड़े स्तर के एग्ज़ामों से कॉपी पेस्ट करता है। तो आपको इस वीडियो को हल्के में नहीं लेना है। इस वीडियो से आपको कम से कम, मतलब जितने भी मैं आपको PYQ की ये सीरीज़ करा रहा हूँ, अगर आपको 100 प्रश्न आते हैं तो PYQ की सीरीज़ से ही कम से कम आपको 20 से 25 प्रश्न आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या है। वन नंबर का प्रश्न, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया जैविक भारत लोगो किस वर्ष लॉन्च किया गया। आपको यह बताना है कि ये जो लोगो था इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया है। पहला ऑप्शन है 2015, दूसरा ऑप्शन है 2016, तीसरा ऑप्शन है 2017 और लास्ट ऑप्शन है 2018। तो बताइए जैविक भारत लोगो किस वर्ष लॉन्च किया गया। किस वर्ष किया गया? ऑप्शन सी 2017। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले जैविक खेती की आधुनिक अवधारणा प्रस्तुत की? मतलब ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जैविक खेती के बारे में बताया कि ऐसा कुछ होता है? पहला ऑप्शन है फ्रिट्ज हैबर, दूसरा ऑप्शन है अल्बर्ट हॉवर्ड, तीसरा ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग एंड लास्ट है MS स्वामीनाथन। तो बताइए क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन बी अल्बर्ट हॉवर्ड। जो आपके नॉर्मन बोरलॉग थे यह आपके विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, और जो MS स्वामीनाथन हैं यह भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो ये दो फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, आईफोम के प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ के अनुसार जैविक कृषि किसके लिए स्वास्थ्यप्रद मानी जाती है? मैंने आपको बताया था कि IFOM ने 4 सिद्धांत दिए हैं, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड प्रिंसिपल ऑफ केयर। तो उसमें से आपका एक प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ है। आपको यह बताना है कि इसके अकॉर्डिंग जैविक कृषि किसके लिए स्वास्थ्यप्रद मानी जाती है। पहला ऑप्शन है केवल मिट्टी के लिए, दूसरा ऑप्शन है केवल किसान के लिए, तीसरा ऑप्शन है मृदा, पौधे, पशु और मनुष्य सभी के लिए, एंड लास्ट ऑप्शन है केवल मनुष्य के लिए। तो बताना है आपको किसके लिए स्वास्थ्यप्रद मानी जाती है। किसके लिए मानी जाएगी? तो ऑप्शन सी मृदा, पौधे, पशु और मनुष्य सभी के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय की भागीदारी सबसे प्रमुख है? पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, एंड लास्ट ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो बताइए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय की जो भागीदारी है वो सबसे प्रमुख है? किस मंत्रालय की होगी? तो ऑप्शन सी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, एपेडा का पूर्ण रूप क्या है जो जैविक निर्यात को नियंत्रित करता है?
पहला ऑप्शन है आपका एग्रीकल्चरल प्रमोशन एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। दूसरा ऑप्शन है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तीसरा ऑप्शन है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एवेल्यूशन एंड डेवलपमेंट एजेंसी। और लास्ट ऑप्शन है अथॉरिटी फॉर प्रोसेस्ड एडिबल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो बताइए एपेडा का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है एपेडा का फुल फॉर्म? तो ऑप्शन सी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एवेल्यूशन एंड डेवलपमेंट एजेंसी, सॉरी, ऑप्शन बी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन बी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी खाद जैविक खेती में स्वीकृत नहीं है? पहला ऑप्शन है गोबर खाद। दूसरा ऑप्शन है बर्मी कंपोस्ट। तीसरा ऑप्शन है यूरिया एंड लास्ट ऑप्शन है हरी खाद। तो कौन सी जैविक खाद नहीं कहलाएगी आपको यह बताना है। कौन सी नहीं कहलाएगी? तो ऑप्शन सी यूरिया, क्योंकि यूरिया क्या है? यूरिया एक रासायनिक खाद है। क्या है? रासायनिक खाद है। अगला प्रश्न है फसाई द्वारा नियोजित ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशंस में जैविक खाद को प्रमाणीकरण के लिए किन दो प्रणालियों में बांटा गया है? मतलब अगर आपको ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशन में अगर आपको प्रमाणीकरण मतलब सर्टिफिकेशन देना है या सर्टिफिकेट देना है तो वो कौन सी दो कैटेगरी हैं जिसमें इसको बांटा गया है? पहला ऑप्शन है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। दूसरा ऑप्शन है एनपॉप और पीजीएस इंडिया। तीसरा ऑप्शन है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और लास्ट ऑप्शन है सब्सिडीज्ड और नॉन सब्सिडीज्ड। तो बताइए कौन सी दो कैटेगरियां हैं जिसमें इसको बांटा गया है? क्या होगा? ऑप्शन बी एनपॉप और पीजीएस इंडिया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जैविक प्रमाणीकरण केवल घरेलू बाजार के लिए उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है एनपॉप। दूसरा आपका ऑप्शन है यूएसडीए। तीसरा ऑप्शन है पीजीएस इंडिया एंड लास्ट ऑप्शन है कोडेक्स। तो आपको यह बताना है कि आपका डोमेस्टिक जो मार्केट है उसके लिए आपको कौन सा जैविक प्रमाण पत्र चाहिए पड़ेगा। तो किसका चाहिए पड़ेगा आपको? ऑप्शन सी पीजीएस इंडिया। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने ऑर्गेनिक ई हाट प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य से शुरू किया? पहला ऑप्शन है जैविक खाद निर्यात की निगरानी। दूसरा ऑप्शन है जैविक किसानों और खरीदारों को जोड़ने के लिए। तीसरा ऑप्शन है सरकारी सब्सिडी वितरण। और लास्ट ऑप्शन है ऑनलाइन कीटनाशक बेचने के लिए। तो आपको बताना है ऑर्गेनिक ई हाट प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य से शुरू किया गया। ये जितने भी सारे मैं प्रश्न करा रहा हूँ सारे किसी न किसी स्टेट पीएससी में पूछ लिए गए हैं और एमपीपीएससी आपको पता ही कॉपी पेस्ट करता है। तो आपको सारे जितने भी मैम ने करा दिए हैं आपके लिए सारे आपको एकदम रट लेने हैं। अगर 10 प्रश्न आपके आएंगे तो कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपको सिर्फ PYQ से आपको मिल जाएंगे। तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। छोटा पैक ही बड़ा धमाका है। कम चीज़ों में आपको ये ज़्यादा नंबर दे के चला जाएगा। तो आपको ये जो PYQs हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना हो तो आपको PYQ पहले सॉल्व करने हैं। जैसे आपको पता चले कि हमको किस लेवल तक पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, क्या फैक्ट पढ़ने हैं, क्या छोड़ना है, क्या नहीं करना है। तो सारा कुछ आपको उससे पता चल जाता है। तो
क्या है ऑर्गेनिक ई हाट? ऑप्शन बी, जैविक किसानों और खरीदारों को जोड़ने के लिए। हाट मतलब क्या होता है? बाजार वगैरह जो होते हैं वो। अगला प्रश्न है, कौन सा देश जैविक उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक है? मतलब ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा जैविक उत्पादों को अपने यहाँ मंगाता है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है चाइना एंड लास्ट ऑप्शन है जर्मनी। तो बताइए कौन सा देश होगा? ऑप्शन बी अमेरिका। अगला प्रश्न है, जैविक खाद्य उत्पादों में रेजिड्यूरल एग्रोकेमिकल्स की अधिकतम कितनी सीमा होनी चाहिए? किसकी? रेजिड्यूरल एग्रोकेमिकल्स की। मतलब आपको कितनी मात्रा में आपको मिलाना चाहिए जैविक खाद में या उत्पादों में? पहला ऑप्शन है 1.0 ppm, दूसरा ऑप्शन है 0.01 ppm, तीसरा ऑप्शन है शून्य स्तर एंड लास्ट है 5.0 ppm। तो बताइए अधिकतम कितनी सीमा में आपको इसको मिलाना चाहिए? तो ऑप्शन सी शून्य स्तर। मतलब सीधी बात है, आपको रेजिड्यूरल एग्रोकेमिकल्स मिलाना ही नहीं है खाद जैविक खाद्य उत्पादों में, आपको उसको ऐड करना नहीं है। अगला प्रश्न है, आईफोम के कौन से सिद्धांत के अनुसार जैविक खेती को भविष्य की पीढ़ियों की जिम्मेदारी मानकर किया जाना चाहिए? मतलब आपको इसमें कीवर्ड पकड़ना है कि भविष्य की पीढ़ियों, क्या पकड़ना आपको इसमें कीवर्ड? भविष्य की पीढ़ियों। मैंने आपको 4 बताए थे सिद्धांत, एक हेल्थ वाला, फेयरनेस, केयर, इकोलॉजी, है ना। तो स्वास्थ्य का जो सिद्धांत होगा उसमें आपको स्वास्थ्य वर्ड मिल जाएगा। ऐसे ही आपको जो भविष्य की पीढ़ी है आपको एक ही वर्ड पकड़ना है, इससे आप आंसर लगा दोगे। पहला ऑप्शन है हेल्थ, दूसरा ऑप्शन है फेयरनेस, तीसरा ऑप्शन है केयर एंड लास्ट ऑप्शन है इकोलॉजी। तो बताइए अगर आपको भविष्य की पीढ़ियों के लिए रखना है तो आपको चीज़ों का क्या करना पड़ेगा? केयर करनी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी केयर। तो आपको ऐसे कीवर्ड पकड़ के भी चीज़ों को याद करना है। तो अगला प्रश्न है आपका, भारत में जैविक खेती की गुणवत्ता की जांच के लिए फसाई किस प्रकार की लेबोरेटरी को मान्यता देता है? पहला ऑप्शन है ISO सर्टिफिकेट, दूसरा ऑप्शन है आपका NABL एक्रेडिटेड, तीसरा ऑप्शन है WHO सर्टिफाइड एंड लास्ट ऑप्शन है QCI अप्रूव्ड। तो बताइए फसाई किस प्रकार की लेबोरेटरी को मान्यता देता है जैविक खेती की गुणवत्ता को की जांच के लिए? तो ऑप्शन बी NABL एक्रेडिटेड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रमाण पत्र जैविक प्रसंस्करण इकाइयों के लिए अनिवार्य है? पहला ऑप्शन है ISO 14000, दूसरा ऑप्शन है HACCP, तीसरा ऑप्शन है NPOP सर्टिफिकेशन एंड लास्ट ऑप्शन है एग मार्क। तो बताइए क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन सी NPOP सर्टिफिकेशन। अगला प्रश्न है, कौन सी वेबसाइट भारत सरकार द्वारा जैविक उत्पादों की प्रमाणीकरण स्थिति की जांच हेतु शुरू की गई है? पहला ऑप्शन है www.fasai.com, दूसरा ऑप्शन है www.organicindia.government.in, तीसरा ऑप्शन है www.jaivikkheti.in एंड लास्ट ऑप्शन है www.apedaorganic.government.in। तो बताइए कौन सी वेबसाइट शुरू की गई है?
ऑप्शन डी www.apedaorganic.government.in। अगला प्रश्न है, आईफॉर्म के इकोलॉजी प्रिंसिपल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौन सा प्रिंसिपल है इसमें? इकोलॉजी प्रिंसिपल। पहला ऑप्शन है कीटनाशकों का बढ़ावा देना, दूसरा है तकनीकी कृषि अपनाना, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पुनर्चक्रण, एंड लास्ट ऑप्शन है फसल की लागत घटाना। तो इकोलॉजी प्रिंसिपल का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। क्या है? ऑप्शन सी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पुनः चक्रण। अगला प्रश्न है, किस जैविक प्रमाणीकरण प्रणाली में स्वमूल्यांकन और सामूहिक जांच की प्रक्रिया होती है? पहला ऑप्शन है ISO 22000, अगला ऑप्शन है USDA ऑर्गेनिक, तीसरा ऑप्शन है PGS इंडिया, एंड लास्ट ऑप्शन है फसाई ऑर्गेनिक। तो बताइए क्या सही आंसर होगा? मतलब कौन सा आपको ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आपका स्वमूल्यांकन और सामूहिक जांच की प्रक्रिया होती है? तो ऑप्शन सी PGS इंडिया। अगला प्रश्न है, जैविक कृषि में सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन का प्रयोग कैसा होता है? किसका? सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन। पहला ऑप्शन है अनिवार्य रूप से प्रयोग करना होता है, दूसरा ऑप्शन है वैकल्पिक रूप से, तीसरा ऑप्शन है सीमित मात्रा में, एंड लास्ट ऑप्शन है पूर्णतः निषिद्ध है। तो बताइए सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन का प्रयोग कैसे होता है? तो क्या होगा इसका? ऑप्शन डी पूर्णतः निषिद्ध, मतलब अपन को यूज नहीं करना है सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन जैविक खेती में, है ना। अगला प्रश्न है, भारत में जैविक खाद क्षेत्र को विनियमित करने वाली मुख्य संस्था कौन है? पहला ऑप्शन है BIS, दूसरा ऑप्शन है फसाए, तीसरा ऑप्शन है नाबार्ड, एंड लास्ट ऑप्शन है NHM। तो बताइए कौन सी संस्था मुख्य है? बताइए कौन सी होगी? तो ऑप्शन बी फसाए। अगला प्रश्न है, फसाई की ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशंस के अंतर्गत खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर्स मतलब FBOS को किसके अधीन पंजीकरण करवाना होता है? मतलब जो फसाई के अंतर्गत एक आपका ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशन है, एक नियमन है, तो उसके अंतर्गत अगर आपको खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर बनना है, कुछ करना है आपको, तो आपको पंजीकरण कराना होगा। तो ये पूछा है आपको किसके अधीन पंजीकरण कराना होगा? पहला ऑप्शन है ISO के अंतर्गत, दूसरा ऑप्शन है एपेडा के अंतर्गत, तीसरा ऑप्शन है NPOP या PGS प्रमाणीकरण निकाय, एंड लास्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो बताइए क्या आप किसके अधीन पंजीकरण करवाओगे? तो ऑप्शन सी NPOP या PGS प्रमाणीकरण निकाय। अगला प्रश्न है, PGS इंडिया प्रमाणीकरण प्रणाली को लागू करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? पहला ऑप्शन है फसाई, दूसरा ऑप्शन है QCI मतलब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है एपेडा, एंड लास्ट ऑप्शन है BIS। बताइए क्या सही आंसर होगा?
क्या होगा? ऑप्शन बी QCI मतलब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर आपको PYQ की जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसकी PDF आपको चाहिए तो आप जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए, उसमें आपको ये PDF मिल जाएगी। और जो आगे हम लोग ने मतलब पहले भी कुछ करा दिए हैं लेक्चर, उसकी भी आपको PDF उसमें मिल जाएगी। तो जल्दी से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, जैविक खाद्य उत्पादों में GMO, क्या GMO मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति की अनुमति होती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पहला ऑप्शन है 2% तक, दूसरा ऑप्शन है 1% तक, तीसरा ऑप्शन है केवल लेबलिंग के साथ, एंड लास्ट ऑप्शन है बिल्कुल नहीं। तो बताइए क्या सही आंसर होगा? क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न है, आईफोम के फेयरनेस प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल है इसमें? फेयरनेस प्रिंसिपल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है लागत नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन है जैव विविधता में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक न्याय और समानता, एंड लास्ट ऑप्शन है फसल सुरक्षा। तो बताइए प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और समानता। अगला प्रश्न है, जैविक कृषि प्रणाली में किस प्रकार के बीजों का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है GM बीज, दूसरा ऑप्शन है संकर बीज, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक उपचारित बीज, एंड लास्ट ऑप्शन है अप्रक्षालित एवं जैविक बीज। तो बताइए किस प्रकार के बीजों का प्रयोग जैविक कृषि प्रणाली में किया जाता है? कौन से किए जाते हैं? तो ऑप्शन डी अप्रक्षालित एवं जैविक बीज। अगला प्रश्न है, PGS इंडिया प्रमाणीकरण प्रणाली का मुख्य सिद्धांत है? किसका? PGS इंडिया प्रमाणीकरण प्रणाली। पहला ऑप्शन है सरकारी निगरानी, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्र परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है सामुदायिक सहभागिता, और लास्ट ऑप्शन है विदेशी विशेषज्ञता। तो PGS इंडिया प्रमाणीकरण प्रणाली का मुख्य सिद्धांत क्या है? क्या होगा? तो ऑप्शन सी सामुदायिक सहभागिता। अगला प्रश्न है, आईफोम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको हेडक्वार्टर बताना है। पहला ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है रोम इटली, तीसरा ऑप्शन है वॉर्न जर्मनी, एंड लास्ट ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो बताइए कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? ऑप्शन सी वॉर्न जर्मनी। अगला प्रश्न है, फसाई द्वारा मान्यता प्राप्त 2 प्रमाणीकरण प्रणाली कौन सी है? मतलब जो फसाई के द्वारा जो प्रमाणीकरण प्रणाली है तो उसकी 2 हैं सिर्फ, तो आपको बताना है कि वो 2 कौन कौन सी हैं। पहला आपका एगमार्क और ISO, दूसरा ऑप्शन है USDA और EU ऑर्गेनिक, तीसरा ऑप्शन है आपका एनपॉप और PGS इंडिया, एंड लास्ट है NABH और NABL। बताइए क्या है? कौन सी 2 प्रमाणीकरण प्रणाली हैं फसाई द्वारा मान्यता प्राप्त?
तो ऑप्शन सी एनपॉप और पीजीएस इंडिया। अगर आपको इसमें से किसी भी टॉपिक पर थ्योरी बेस्ड वीडियो चाहिए है तो आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जैसे आपको चाहिए कि जी प्रमाणीकरण प्रणाली कौन कौन सी होती हैं, या आपको वो सिद्धांत जो मैंने आपको 4 MCQs में करा दिए हैं, अगर उस पर आपको एक डेप्थ वीडियो चाहिए कि मेरे को इसको कंप्लीट पढ़ना है, तो आपको जो भी वीडियो जितना हमने करा दिया है उसमें से अगर आपको चाहिए है तो आप हमारे लिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो हम आपके लिए उसकी एक थ्योरी बेस्ड वीडियो भी बना देंगे। अगला प्रश्न है, ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशंस 2017 के अनुसार ऑर्गेनिक फूड को लेबल करना कब वैध माना जाएगा? पहला ऑप्शन है जब फसाई से लाइसेंस हो। दूसरा ऑप्शन है जब उत्पाद विदेश भेजा जाए। तीसरा ऑप्शन है जब उत्पाद किसी मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण से प्रमाणित हो। और लास्ट ऑप्शन है जब उत्पाद केवल ग्रामीण क्षेत्र से आए। बताइए कब वैध माना जाएगा? कब माना जाएगा? तो ऑप्शन सी जब उत्पाद किसी मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण से प्रमाणित हो। अगला प्रश्न है, भारत में जैविक खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती पोर्टल की शुरुआत किसने की? पहला ऑप्शन है फसाए। दूसरा ऑप्शन है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तीसरा ऑप्शन है ICAR एंड लास्ट ऑप्शन है QCI। तो बताइए जैविक खेती पोर्टल की शुरुआत किसने की थी? किसने की? ऑप्शन बी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, जैविक उत्पादों के निर्यात की निगरानी कौन करता है? पहला ऑप्शन है फसाई। दूसरा ऑप्शन है नाबार्ड। तीसरा ऑप्शन है एपेडा एंड लास्ट ऑप्शन है BIS। तो आपको बताना है अगर आप जैविक उत्पादों को निर्यात करते हो तो इसकी निगरानी कौन सी संस्था करेगी? कौन सी करेगी? ऑप्शन सी एपेडा। कौन करेगी? एपेडा करेगी। अगला प्रश्न है आपका, आईफोम के अनुसार जैविक खेती का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है अधिक उत्पादन। दूसरा ऑप्शन है न्यूनतम लागत। तीसरा ऑप्शन है टिकाऊ कृषि और पारिस्थितिक संतुलन एंड लास्ट ऑप्शन है निर्यात बढ़ाना। बताइए क्या अंतिम उद्देश्य होना चाहिए? तो ऑप्शन सी टिकाऊ कृषि और पारिस्थितिक संतुलन। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन है मेघालय। दूसरा ऑप्शन है सिक्किम। तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और लास्ट ऑप्शन है मिजोरम। तो बताइए ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में किस राज्य को घोषित किया गया है? तो कौन सा है आपका 100% ऑर्गेनिक स्टेट? ऑप्शन बी सिक्किम। अगला प्रश्न है, आईफोम के कितने कोर प्रिंसिपल हैं? पहला ऑप्शन है 2। दूसरा ऑप्शन है 3। तीसरा ऑप्शन है 4 एंड लास्ट ऑप्शन है 5। तो बताइए कितने कोर प्रिंसिपल्स हैं आईफोम के अनुसार? कितने हैं? ऑप्शन सी 4। मैंने आपको चारों के नाम भी बताए थे, हेल्थ हो गया, इकोलॉजी हो गया, फेयरनेस हो गया एंड केयर हो गया। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व जैविक खेती में मुख्य रूप से
मिट्टी की उर्वरता के लिए प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है रासायनिक उर्वरक, दूसरा ऑप्शन है बायो फर्टिलाइज़र, तीसरा ऑप्शन है कीटनाशक और लास्ट ऑप्शन है ग्रोथ हार्मोन। तो बताइए क्या सही आंसर होगा? क्या होगा? ऑप्शन बी बायो फर्टिलाइज़र। तो आज हम 74 प्रश्नों तक रहने देते हैं क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम 75वें प्रश्न से इसका एक थर्ड और लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे जिसमें आपके 100 से ज़्यादा PYQ हो जाएंगे। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर थर्ड में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।